अस्सलाम 10th क्लास चैप्टर 14 का आज आपका टॉपिक है सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड ग्रोज इनटू अ टाइनी प्लांट. ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ change of or the growth of an embryo inside the seed into a tiny new plant body. ठीक है, this is called, this whole process of growth of an embryo into a tiny plant is called the seed germination or the germination of seed. और इस प्रोसेस में सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो क्या सीरीज होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? सबसे पहले तो सीड हैज स्टोर्ड फूड. वो फूड तो वो यूज़ करेगा, लेकिन उससे पहले उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है लार्ज अमाउंट में. ठीक है, तो सीड एब्जॉर्ब्स वाटर. जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना चाहिए. ठीक है, कि जो उसका सीड कोट है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वाटर ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वॉल्यूम लार्ज होगा सीड का, तो क्या होगा, सीड कोट ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, ठीक, ताकि एम्ब्रियो ग्रो कर सके. ठीक, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले रूट विल डेवलप, अ टाइनी रूट विल डेवलप फ्रॉम द, किसे डेवलप करती है, रेडिकल से. ठीक है, उसके बाद रूट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक, अब क्या होगा, इसके बाद जो प्लांट बॉडी है वो डेवलप होना स्टार्ट होगी, शूट डेवलप होगी और उसके बाद वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, दीज आर द processes, these are the steps which are observed commonly when a seed germinates into a tiny plant. ठीक है, अब सीड जर्मिनेशन दो तरह से हो सकती है, टू टाइप्स की होती है, जिसमें ऑब्जर्वेबल चेंजेस हम देख सकते हैं. सीड जर्मिनेशन की टू टाइप्स हो सकती हैं. अगर तो जैसे कि हमने देखा था कि इफ दिस इज द सीड, या कॉटिलेडन्स हैं जहाँ पर दिस पोर्शन इज द एम्ब्रियो. ठीक है, ये अगर रेडिकल है तो यहाँ से रूट डेवलप करनी है, और दिस इज द प्लम्यूल, तो यहाँ से शूट डेवलप करनी है. ठीक है, तो जब एक टाइनी सा प्लांट डेवलप हो रहा होता है तो एक जो कॉटिलेडन है उसमें कुछ कुछ जो शूट का पार्ट है वो डाउनवर्ड रह जाता है. ठीक है, और शूट का कुछ पार्ट उस कॉटिलेडन के, वो जो अटैचमेंट ऑफ सीड थी उसके अपवर्ड होता है. ठीक है, और उसके बाद नीचे आती है रूट. ठीक, तो हमें पता है स्टेम का, शूट का वो पार्ट विच इज बिलो द अटैचमेंट ऑफ दिस कॉटिलेडन और द सीड, उसको हम क्या कहते थे, हाइपोकोटाइल. ठीक है, और अपर पार्ट को हम एपिकोटाइल कहते थे. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द elongation ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, द सीड जर्मिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. तो अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो जाए, और इतना इलोंगेट हो जाए कि जो सीड है के कॉटिलेडन्स है, जो सीड था जिसके अंदर कॉटिलेडन्स थे, जो टू हाफ पार्ट्स थे जिसमें फूड स्टोर हुआ था, वो हाइपोकोटाइल की एलोंगेशन से वो जो कॉटिलेडन्स हैं वो सॉइल से बाहर आ जाएं. ठीक है, यानी हाइपोकोटाइल इतना एलोंगेट हो कि कॉटिलेडन्स सॉइल से बाहर आ जाए, हमें इन द फॉर्म ऑफ टाइनी, छोटा सा, जैसे हमें लगेगा कि सीड बाहर आ गए. ठीक है, स्टेम से अटैच हुआ सीड बाहर आ गया, इस तरह से कुछ दिखाई देगा, तो वो सॉइल से बाहर आ जाएगा. इस तरह की जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलेडन कम आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, इस तरह की जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन. ठीक है, द कॉटिलेडन इज कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, तो उसको हम एपिजियल कहेंगे. ठीक है, अपॉन, ठीक, किसी के ऊपर. ठीक,
एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है, जिसमें cotyledons come out of soil due to hypocotyle enlargement and hook formation, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं इसको डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करूं, तो अगर मैं सिर्फ एपिजियल जर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, इफ दिस इज द सॉइल लेवल, ठीक, और ये कॉटिलेडन था, ठीक है, वो जो सीड का स्टोर फूड वाला टिश्यू था, सीड का पूरा पार्ट था, ठीक है, ये एम्ब्रियो था, जिससे ये है हाइपोकोटाइल और ये है एपिकोटाइल, ठीक है। तो सीड कुछ इस तरह से जर्मिनेट करे कि सबसे पहले हाइपोकोटाइल यानी रूट के बाद हाइपोकोटाइल इलोंगेट डेवलप हो, और हाइपोकोटाइल इतनी इलोंगेट हो जाए कि वो ऐसे हुक फॉर्म में, ऐसे बेंट फॉर्म में इस कॉटिलेडन को सॉइल से बाहर पुश कर दे, ठीक है, सही। फिर क्या होगा, उसके बाद ये हाइपोकोटाइल स्ट्रेट होगी, सही, और उसके बाद कॉटिलेडन्स ओपन होंगे और वहां से लीव्स जनरेट होंगे, ठीक है, ठीक। इस तरह की जर्मिनेशन जिसमें हाइपोकोटाइल इज enlarged and converted into a hook, ठीक है, pushing the cotyledon out of the soil, इस तरह की सीड अगर इस तरीके से जर्मिनेट करे जिसमें कॉटिलेडन्स बाहर आ जाएं और देन लेटर ऑन उसकी बाकी की शूट डेवलप हो, इस तरह की जर्मिनेशन को हम एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइप इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ एपिजियल जर्मिनेशन, जिसे हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। हाइपो मीन्स लो, ठीक है, बिलो समथिंग, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसी का ऑपोजिट, कॉटिलेडन्स नेवर कम आउट ऑफ द सॉइल, कॉटिलेडन्स रिमेन इनसाइड द सॉइल, ठीक। और उसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइपोकोटाइल की इतनी ज्यादा एलोंगेशन नहीं होती, एपिकोटाइल इज एलोंगेटेड, ठीक है। फास्ट एंड मोर देन द हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द सीड, ये उसका रूट टिश्यू, ठीक है, और क्या होगा, दिस इज द सॉइल लेवल, ठीक। तो इस तरह की जर्मिनेशन में क्या होगा, जब सीड जर्मिनेट कर रहा है तो सबसे पहले तो रूट डेवलप होती है, उसके बाद शूट डेवलप होती है, और शूट के भी टू पार्ट्स हैं, द हाइपोकोटाइल एंड द एपिकोटाइल, ठीक है। तो अगर ये छोटा सा पार्ट, दिस इज द हाइपोकोटाइल और उसके नीचे रूट है, तो हाइपोकोटाइल छोटी सी लेंथ हो उसकी, और सारी की सारी, और फॉरन से अभी कॉटिलेडन्स सॉइल के अंदर ही थे कि एपिकोटाइल जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेटर ऑन क्या होगा, कॉटिलेडन्स अंदर ही रहेंगे, हाइपोकोटाइल की मजीद ग्रोथ नहीं होगी, और ये एपिकोटाइल जो है ये सॉइल से बाहर आ जाएगा, जस्ट एपिकोटाइल, नॉट द कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स हमेशा सॉइल के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, चाहे ये प्लांट कितना भी ग्रो कर जाए, ठीक है। बीन्स में ये काम होता है, एपिजियल जर्मिनेशन होती है, हाइपोजियल जर्मिनेशन डेट्स में होती है, ठीक है। अब जर्मिनेशन के लिए सीड जर्मिनेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि सीड के अंदर क्या इनफ फूड स्टोर्ड है, इज द एम्ब्रियो अलाइव और नॉट, ठीक है, एम्ब्रियो पे डिपेंड करता है कि वो अलाइव है, कहीं डेड तो नहीं हो गया ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, एम्ब्रियो में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक, दैट्स द इंटरनल फैक्टर ऑफ द सीड, ठीक। वो
डिसाइड करेगा कि जर्मिनेशन प्रॉपर होनी है या नहीं, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। अभी हमने इंटरनल फैक्टर्स की बात की। इंटरनल फैक्टर्स में आता है फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, ठीक है। अगर वो फूड इनफ है तो जर्मिनेशन अच्छी होगी, ठीक है। ये अदरवाइज इसमें फॉल्ट आ जाएगा, ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा सीड अगर फूड इनफ अमाउंट में नहीं है, ठीक है। सेकेंडली एम्ब्रियो की लाइफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सीड जो है वो डेड है लेकिन एम्ब्रियो इज लिविंग, ठीक, सही। तो अगर जब तक एम्ब्रियो लिविंग है और नॉर्मल है तो वो सीड जर्मिनेट कर सकता है। अगर आपको उसको फूड दे रहे हो, एनवायरमेंटल कंडीशंस दे रहे हो, लेकिन एम्ब्रियो समहाउ डेड हो गया है तो वो कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक। एक्सटर्नल फैक्टर्स ही अक्सर उनमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन आती रहती है। टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, सीड को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा तो जर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स ही लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो लिमिट कर देते हैं सीड की जर्मिनेशन को, ठीक। जब तक एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, ठीक, जैसे कि टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो टेम्परेचर प्रॉपर हुआ तो वाटर नहीं है, वाटर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो अदर बाकी जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी चीज़ें भी यानी सारे के सारे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होंगी तब जाके एक सीड जर्मिनेट प्रॉपर कर सकता है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में हम देखें तो सबसे पहले है प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर बहुत सारा वाटर अवेलेबल होगा तो सीड डेवलप करेगा, ठीक है, अदरवाइज डेवलप नहीं कर सकता। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर चाहिए होता है, बिटवीन 25 to 30 डिग्रीज जो टेम्परेचर है वो यूजुअली सीड्स को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बहुत कोल्ड टेम्परेचर में भी जर्मिनेट नहीं करते और हाई टेम्परेचर में भी जर्मिनेट नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एम्ब्रियो इज ए लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है, टाइनी सा इंडिविजुअल है तो एम्ब्रियो ने रेस्पायर करना है, रेस्पिरेशन करनी है, तो इट नीड्स ऑक्सीजन, ठीक, फॉर रेस्पिरेशन।